गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए अपन कंटिन्यू करते हैं अपना सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, चैप्टर नंबर 1, जिसका टाइटल है कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैं हूं सुशील पांडे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने जो चीज पढ़ी है वो है कास्टिंग, कास्टिंग पैटर्न्स, पैटर्न्स के अलाउंसेस, कास्टिंग के डिफेक्ट्स एंड कास्टिंग के प्रोसेसेस अलग अलग। आज के लेक्चर में हम जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे वो है बल्क एंड शीट मेटल फॉर्मिंग के आगे की प्रोसेस, आगे यूज होने वाले टर्म्स। तो ये चार्ट आपको बताएगा हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फिर हमने देखा कास्टिंग एंड मोल्डिंग, फिर हमने देखा बल्क एंड शीट मेटल फॉर्मिंग। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ हॉट एंड कोल्ड वर्किंग। उसके साथ साथ जो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, क्या क्या यूज होती है फॉर्मिंग में, और चीजें क्या है, कैसे कैसे एग्जीक्यूट होती हैं, वो अपन आज देखेंगे। और लास्ट लेक्चर में अपन देखेंगे पाउडर मेटलर्जी, जो कि आगे आने वाले लेक्चर्स में होगा। राइट। तो चलिए पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मिंग हमने क्या देखा? फॉर्मिंग, जब हम किसी भी चीज को प्लास्टिकली डिफॉर्म करें और उसको नया शेप दें, वो कहलाती है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग हमने दो टाइप की देखी थी, एक बल्क मेटल फॉर्मिंग एंड शीट मेटल फॉर्मिंग। जब अमाउंट ऑफ मटेरियल ज्यादा हो और जिसमें हमारा वॉल्यूम चेंज ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे? बल्क मेटल फॉर्मिंग। दूसरा है शीट मेटल फॉर्मिंग, जिसमें हमारा मटेरियल ज्यादा नहीं होता लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। लेकिन उसका आकार चेंज कर सकते हैं लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहता है। ये शीट मेटल फॉर्मिंग था। बल्क मेटल फॉर्मिंग में हमको चार पढ़े अपन ने: रोलिंग, फॉर्जिंग, एक्सट्रूशन एंड ड्राइंग। ये अपन ने चार लास्ट क्लास तक पढ़ लिए थे। और साथ ही जाना था कि शीट मेटल फॉर्मिंग में होता क्या है। चीजों का साइज चेंज होता है, उनका आकार चेंज होता है रिक्वायरमेंट के अनुसार। कप ग्लास जो बनते हैं ना, पतीले बनते हैं, वो आकार चेंज होता है लेकिन उनका क्रॉस सेक्शन सेम रहता है। ये था पिछली क्लास तक का रिवीजन। यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर को छोड़ा था कि हमको जानना था कि फॉर्मिंग में कुछ टर्म्स हैं जो यूज होते हैं, जो जैसे होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये बार बार टर्म आ रहा है। हॉट एंड कोल्ड वर्किंग बार बार आएगा। रिक्रिस्टलाइजेशन और स्ट्रेन हार्डनिंग। ये सब, ये वाला वर्ड आपने सुना होगा लेकिन फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ये आपने क्लास 12th में ही सुना होगा, फिर भी हम इसको रिवाइज करेंगे। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि प्लेट, शीट और स्ट्रिप, इनमें डिफरेंस क्या होता है। एक बेसिक सा मामूली सा डिफरेंस होता है उनकी थिकनेस का। राइट। तो उसको देखेंगे क्या होता है। साथ ही साथ हम जानेंगे ये क्या चीज है। ये सारे टर्म्स जो है, जो सारे नाम जो है आ रहे हैं, ये सारे के सारे नाम, जब भी कोई हमसे पूछता है कि फॉर्मिंग क्या होता है, उस समय हमको बार बार बोलना पड़ता है प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड, रिक्रिस्टलाइजेशन। क्या है ये चीजें? तो हमने प्रोसेस तो जान ली कि फॉर्मिंग क्या होती है, मेटल फॉर्मिंग क्या होता है, फॉर्मिंग क्या होता है, जिसमें हम चीजों को प्लास्टिकली डिफॉर्म करते हैं, वो कहलाती है फॉर्मिंग। बल्क और शीट दो फॉर्म के होते हैं, लेकिन इनमें जो टर्म्स है वो क्या है, वो अपन अभी डिस्कस करते हैं। चलिए, पहली चीज, सबसे पहली चीज हम जानेंगे। पहली चीज ये है कि हमको ये पता होना चाहिए कि प्लेट, शीट और स्ट्रिप में अंतर क्या होता है। हम हर पतली चीज को शीट बोल देते हैं, हर पतली चीज को प्लेट बोल देते हैं। ये तो आम भाषा में हम लोग बोल देते हैं। लेकिन जब एज अ इंजीनियर हमसे कोई पूछेगा कि भाई ये सारी की सारी चीज एक ही थोड़ी ना हो सकती है, जैसे इंसान, सारे सारे इंसान, लेकिन अंतर तो है ना। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ मेल होते हैं, कुछ फीमेल होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं। अंतर तो होता है ना कुछ तो अंतर होता है, भले लंबाई चौड़ाई आकार का कुछ ना कुछ अंतर होता है, लेकिन होता है। तो हम सारे लोगों को इंसान तो बोल बोल सकते हैं, लेकिन जब कैटेगोरिकली उनको बताना पड़े कि भाई ये मेल है, ये फीमेल है, ये बच्चा है, ये बच्ची है, राइट, ये डिफरेंस होना चाहिए। टेक्निकली एज अ मैकेनिकल इंजीनियर हमसे कोई पूछे कि ये चार चीजें रखी हुई है, इन चार चीजों में बताएं कौन सी, किसको हम प्लेट बोल सकते हैं, किसको स्ट्रिप, किसको बोलेंगे, क्या बोलते हैं, शीट।
तो बेसिकली उनके थिकनेस और विड्थ को देखेंगे। जिस भी मटेरियल की थिकनेस 5 mm से कम होगी, 5 mm से कम, उसको अपन बोलेंगे स्ट्रिप, स्ट्रिप बोलेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, जिस भी मटेरियल की विड्थ, मतलब ये अगर कोई प्लेट पतली से रखी हुई है, ऐसी रखी हुई है, ठीक है, अगर उसकी ये थिकनेस 5 mm से कम है तो वो क्या कहलाएगी? स्ट्रिप। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है, क्योंकि 5 mm से कम को हम शीट भी बोलते हैं, लिखा हुआ है। ठीक है। एक और अंतर है, अगर हमें किसी चीज को स्ट्रिप बोलना है, स्ट्रिप बोलना है, तो उसकी जो विड्थ होनी चाहिए वो 600 mm से कम होनी चाहिए, तब जाके वो स्ट्रिप कहलाएगी। अब ये स्ट्रिप क्या होती है? जैसे आपने देखो पतली पतली चादरें आती हैं, चादर इस मेटल की प्लेट होती है, पतली पतली सी, आप इस डायग्राम में देखते हो, ये पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं, इस तरह की दिख रही है ना, ये स्ट्रिप कहलाती है, पतली पतली सी। अगर उनकी विड्थ, मतलब उनकी जो विड्थ है ये, वो 600 mm से कम होनी चाहिए, तब वो कहलाएगी स्ट्रिप। ठीक है। और शीट क्या कहलाती है? शीट, सीट में भी क्या होता है, थिकनेस जो होती है 5 mm से कम होती, थिकनेस क्या? ये थिकनेस, मतलब ये ये थिकनेस, ये थिकनेस 5 mm से कम होनी चाहिए। और विड्थ, मतलब ये कितनी होनी चाहिए? 600 mm से ज्यादा, ज्यादा, ग्रेटर देन। ठीक है। तो अगर हमसे कोई बोले ये मोबाइल, फिर से वही मोबाइल, अगर इसकी ये चीज अगर 5 mm से कम है तो ये कहलाएगा स्ट्रिप, और अगर ये थिकनेस थोड़ा बड़ी है 5 mm से तो क्या कहलाएगा? शीट। सॉरी, पांच, अगर सॉरी, स्ट्रिप में और शीट में सिमिलरिटी है कि उनकी थिकनेस सेम रहती है, बट विड्थ की बात कर रहे हैं। विड्थ अगर 600 से कम है, ये विड्थ अगर 600 से कम है तो स्ट्रिप, अगर ज्यादा है तो शीट। तो शीट और स्ट्रिप में ये अंतर है। बात रही प्लेट की, तो जिसकी थिकनेस 5 से ज्यादा, जिसकी थिकनेस 5 से ज्यादा, वो कहलाएगी प्लेट। विड्थ का कोई मतलब नहीं, अगर मोटा है तो मतलब प्लेट कहलाएगी। तो ये बेसिक डिफरेंस था स्ट्रिप, शीट और प्लेट थिकनेस। शीट और स्ट्रिप में थिकनेस 5 से कम ही रहती है। अंतर क्या होता है? विड्थ का, चौड़ाई का। तो चौड़ाई अगर 600 m से कम है तो स्ट्रिप, 600 से ज्यादा है तो शीट। राइट। प्लेट का तो जान गए हो, प्लेट मतलब अगर थिकनेस, उसकी मोटाई अगर 5 m से ज्यादा है तो प्लेट कहला जाएगी। ठीक है। ठीक है। तो ये था पहला टर्म, कि हमको ये पता चलेगा कि स्ट्रिप, शीट, प्लेट में डिफरेंस क्या है। अब आप जान लेंगे, आप कहीं भी पहचान लेंगे 5 mm कितना होता है, ये पहले आप स्केल देके नापे उस चीज को। 5 mm कितना, 1 mm कितना होता है, 5, 10। आपको ये भी जानना जरूरी है कि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है। आप स्केल उठाएं और देखें एक 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं। राइट। ये आपके एक्सरसाइज है, आपको देखना पड़ेगा, देखिएगा। तो दूसरा टर्म आता है जो हमको जानना जरूरी है, वो है इलास्टिसिटी। कल डिस्कस किया था, आज उसका एक ये वीडियो देखें। इलास्टिक, इस नाम को आप याद रखिए। जो भी चीज, मान लीजिए चीज है कोई भी, फोर्स लगने पे, चाहे फोर्स दूर लगा रहे हो उसमें, राइट, चाहे फोर्स दबा रहे हो उसको, जब भी किसी में फोर्स लगाएं, दबाव लगाएं, खींचे या दबाएं किसी भी चीज को, फोर्स, तो फोर्स छोड़ने के बाद, चाहे दबा रहे हो चाहे खींच रहे हो, फोर्स छोड़ने के बाद हमने रिलीज कर दिया, उसके बाद वो अपने वास्तविक रूप में आना आवश्यक है, जरूरी है। वो ओरिजिनल शेप में वापस रीगेन कर जाए, मतलब उसका वो
आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स, फोर्स को जैसे ही हम रिमूव करेंगे इसको अपने ओरिजिनल शेप में आना जरूरी है। ओरिजिनल शेप, ये वापस अपने शेप में आएगा। जो भी मटेरियल, जो भी वस्तु अगर फोर्स रिमूव करने के बाद वापस उसी शेप में आ जाती है तो वो क्या कहलाएगी? इलास्टिक मटेरियल। और उस प्रॉपर्टी को, उस कला को क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी। आप इस स्प्रिंग में देखें, स्प्रिंग में जैसे ये खींचता है, बाहर खींच रहा है, कोई फोर्स लगा रहा है, और जैसे ही हाथ हटा देता है ये वापस उसी शेप में आ जाता है। तो याद रखना एक और चीज, ये याद रखने वाली चीज है कि जब भी कभी हम कोई चीज दूर फोर्स लगाते हैं, खींचते हैं, उसको बोलते हैं, शायद पढ़ा भी है आपने, टेंसाइल फोर्स। ठीक है, इसको याद करने के लिए, जब भी हमारा सर दर्द देता है, बोलते हैं, सर फटा जा रहा है, ओ, है ना, तो खिंचाव लगता है, सर में खिंचाव लगता है, तो वो क्या है? टेंसाइल, टेंशन, टेंशन के कारण तो खींचने लगता है। तो जब भी कभी खींचे, टेंसाइल। ठीक है, और जब भी दबाएं तो कंप्रेस, तो दबाने वाले फोर्स को क्या बोलेंगे? कंप्रेसिव फोर्स। खींचने वाले को टेंसाइल फोर्स। तो इस स्प्रिंग में कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंसाइल फोर्स। और इसमें, इस रबड़ में क्या लग रहा है? टेंसाइल फोर्स। राइट, ये दोनों में देखो, दोनों खींच रहा है, वापस अपने उसी शेप में आ रहा है। इलास्टिसिटी उसी तरह का दिखने लगती है, मतलब लास्ट लास्ट में उसी तरह की दिखती है खींचने के बाद। आप क्या क्या आती है? इलास्टिसिटी। ये हो गई दूसरी टर्म जो हमको याद रखना है। अब दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है? ये तीसरी चीज क्या है? ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। कभी भी भूल जाइए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है। आपने कभी अपने घर में प्लास्टिक का कोई भी चम्मच वो लिया, आपने उसको बस खींच दिया, तो क्या वो चम्मच वापस उसी शेप में आ जाती है? अरे नहीं आती है। याद रखने के लिए बता रहा हूं कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में कोई भी चीज फोर्स लगने के बाद, चाहे खींचे चाहे दबाएं, वो वापस उस शेप में नहीं आती। ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, आप इन तीनों वीडियोस में देखें, जैसे इस प्लेट में क्या लगा रहा है? टेंसाइल फोर्स, सॉरी कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा है। तो पहले तो प्लेट ऐसी, लेकिन इसका ये अपना शेप छोड़ देती है। नॉर्मल शेप क्या है इसका? ऐसा है। लेकिन फोर्स लगने के बाद लास्ट में क्या होता है? फोर्स लग रहा है, ये बेंड हुई, लेकिन जैसे ही फोर्स इसका टच इसको दूर निकल जाता है, तो देखो रिमूव हो गया ना फोर्स, लेकिन फिर भी ये वी शेप का बना रही है। तो इलास्टिक में क्या होता है? फोर्स जैसे रिमूव करें तो इसको अपने ओरिजिनल शेप में आना चाहिए था। मतलब अगर ये फोर्स ऐसा लग रहा है इसमें, तो उसके बाद ये ऐसे मुड़ गया, लेकिन जैसे ही हमने फोर्स हटाया उसको वापस इस शेप में आना चाहिए था। अगर वापस इस शेप में आती तो क्या कहलाती? इलास्टिसिटी। लेकिन चूंकि अब ये वापस इस रूप में आ गई, देखो ये मुड़ गई, मुड़ गया ना, तो ये क्या कहलाएगा? प्लास्टिक। प्लास्टिसिटी के कारण ये डिफॉर्म हुआ है। राइट, दूसरी चीज इसमें देखो, नीचे वाले में देखो, इसमें भी देखो एक मटेरियल में फोर्स लग रहा है, इस वाले में, सॉरी इस वाले में, इस वाले में फोर्स लगा, ये टूट गया। इस तरह इसमें देखो फोर्स लगा, ये मुड़ गया, फोर्स लगने पे मुड़ जा रहा है, वापस उसी शेप में नहीं आ रहा है। तो क्या हो रहा है? प्लास्टिसिटी। इसमें देखो ये एक सिमुलेशन किया गया है, सिम्युलेशन। सिम्युलेशन मतलब ये वर्ड याद रखना, जब भी हम किसी भी फिजिक्स को, किसी भी प्रोसेस को समझने के लिए, हम जब भी कभी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सिमुलेशन करना, सिमुलेट करना, मतलब वर्चुअली उसको चेक करते हैं, सिमुलेशन ये कहलाता है। ठीक है, ये एक रॉड थी इस तरह की, इसको हमने चेक किया है सिमुलेशन की मदद से। ये देखो ये रॉड है ना, ये वाली, हमने क्या चेक किया कि अगर हम इस रॉड में फोर्स लगा रहे हैं इस एंड से, तो ये क्या होगा? तो ये बीच से टूटेगी, वही ये दिखा रहा है, को टूट रही है बीच से, रेड रेड हो रहा है। राइट,
तो क्या हो रहा है, खींच रहा है। आपके आने वाले सब्जेक्ट में चल भी रहे होंगे, आप कैड में पढ़ रहे होंगे कि सिमुलेट कैसे करते हैं। कैड्स जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आप देखेंगे कि चीजों को डिजाइन कैसे करते हैं और डिजाइन करने के बाद उनको रन कैसे करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में मैं एक सिमुलेशन दिखाऊंगा कि चीजों को डिजाइन करके उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको ये जानना है कि हमारे पास अगर एक बॉटल है, ठीक है, और बॉटल में अगर हम पानी यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं और यहाँ से निकाल रहे हैं, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, टेम्परेचर कितना होगा, इस पॉइंट पे प्रेशर और टेम्परेचर कितना होगा, ये हम सिमुलेट करके देख सकते हैं। हम दिखाएंगे आगे, चिंता नहीं करना आपको, सब दिखाएंगे हम, राइट। सब कुछ क्लियर होगा इसमें, कुछ चीज रह नहीं जाएगी, राइट। तो अभी हम सिर्फ इतना जानते हैं कि टर्म्स क्या होते हैं। इलास्टिक देख लिया, प्लास्टिक देख लिया, आई होप समझ में आ गया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा वीडियो आपको बताएगा कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है। ये इसने प्ले किया, एक बॉल गिर गई, ये देखो उसका शेप चेंज हो गया, वापस वो शेप में नहीं आया। फिर देख, फिर बॉल गिरी, उसका शेप चेंज हुआ। अगर ये इलास्टिक होता तो वापस वो बॉक्स बन जाता, लेकिन प्लास्टिक है, डिफॉर्म हो गया। डिफॉर्म है मतलब अपना आकार चेंज करना, अपना वास्तविक रूप चेंज करना, वो कहलाता है डिफॉर्मेशन। ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म आता है अपने में, चौथा टर्म है रिक्रिस्टलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना सोचने के लिए। पहले अभी आप भूल जाइए आपके सामने क्या बना हो, आप सिर्फ इतना याद रखिए। जैसे सोचिए, आपके हाथ में एक बड़ी सी रॉड है, ऐसे एक रॉड है, और इसके अंदर छोटे 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 ग्रेन है, मतलब दाने हैं। ठीक, इतना आपने देख लिया। आपने इसको खींचा तो ये लंबाई होगी, अच्छा खासा लंबा खींच गया ये, ठीक है। और ये ग्रेन अंदर जो ग्रेन्स, ग्रेन मतलब उसके अंदर जो मटेरियल होता है, उसके ग्रेन्स होंगे, वो क्या होंगे, खिंच जाएंगे, ऐसे ऐसे खिंचेंगे ना। ये जो बॉल्स थी, ये खिंच गई, एटम्स खिंच गए, खिंच गए ना, खिंच गए, राइट। तो अब दूसरा केस लेते हैं। ये तो नॉर्मल केस, हमने खींचा तो अंदर जो मटेरियल था वो खिंच गया। इस मतलब ये धागे हैं, एक दो तीन चार, मान लेते हैं ये धागे, हमारा जो ये वाला कलाई है, ये जो हाथ है, ये इन धागों से मिलके बना हुआ है, एक दो तीन चार पांच। तो ये जाके ये अंदर जाके हाथ बना देते हैं, ठीक है। तो हमने उससे धागे निकाल लिए। ये वैसे ही कपड़ा होता है, जैसे कोई भी कपड़ा ले लीजिए, मान लीजिए कपड़ा है, ये कपड़ा है, इसके अगर हम धागे निकाल दें बाहर, तो एक धागा, दो धागा, तीन धागा, अल्टीमेटली क्या है, धागों से ये कपड़ा बना है ना। तो वैसे ही हम मान लेते हैं ये हमारा हाथ जो है, इन इन धागों से बना हुआ है। तो अगर हम इन धागों को पकड़ के खींचे ऐसे, तो ये पास में आएंगे, पास में आएंगे, ठीक है। तो ये खींच रहे हैं। वही चीज इसमें देखो, खींच रहा है ना, यहाँ पे देखो, ये ये चीज, पहले बड़े एटम होते हैं, फिर खींचते हैं, फिर खींचते हैं और खींचते चले जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। अब इनका साइज छोटा कैसे हो गया। अब मान लो यही बॉक्स जो है, ये वाला बॉक्स हमने गर्म कर दिया और फिर खींचा, तो क्या होगा, ये खिंच जाएगा, लेकिन अंदर के जो एटम होंगे वो पहले खींचेंगे, मान लो लंबे लंबे खिंच गए, खिंच गए, ये एटम आप खिंच गए, मतलब अभी क्या है, हॉट है ये मटेरियल हॉट है, तो खिंच गए और खींचेंगे तो क्या होगा, जो बड़े बड़े एटम है वो और छोटे में कन्वर्ट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो तीन चार पांच थे, छह सात हो जाएंगे, तो और छोटे छोटे रूप में टूट जाएंगे, लेकिन फिर वापस इस शेप में नहीं आएंगे ना, राइट। तो क्या हुआ है, नए क्रिस्टल फॉर्म हुए हैं, नए क्रिस्टल फॉर्म हुए। अब यहां देखो, कल अपन ने पढ़ा था रोलिंग, रोलिंग पढ़ा था आपने कल, ये पढ़ा था अपन ने कल, राइट। उसको छोड़, टॉपिक छोड़ दीजिए।
इस फोटो को देखिए, एक बड़ा एलिमेंट इस रोलर के बीच से निकलता है, तो खुद देखो ये जो ग्रेन है, ये जो ग्रेन्स हैं, बड़े बड़े ग्रेन्स जो देखो दिख रहा है, ये इसके प्रेशर के कारण, इन दोनों के प्रेशर के कारण ये बीच में जाता है। मान, और ये चीज हॉट है, मान लेते हैं हॉट, गर्म है, तो क्या होगा, ये पहले पहले खींचेंगे, दिख रहा है खींचते हुए दिख रहा है, अल्टीमेटली आगे जब जाएंगे ये तो छोटे छोटे में टूट जाएंगे। तो क्या हुआ है, ये नए क्रिस्टल फॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो जब भी कभी नए क्रिस्टल फॉर्म हो उसको बोलते हैं रीक्रिस्टलाइजेशन। अब इस फोटो को देखें आप, इस इमेज को आप देखें, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। क्या हो रहा है इसमें, इसमें इसमें ये बॉडी है, मान लेते हैं लोहे की एक रॉड है, इसको इन रोलर्स के बीच से निकालना है। ठीक है, ये रोलर घूम रहे हैं, तो जो इसके ग्रेन्स है, बड़े बड़े ग्रेन्स है, पहले बड़े बड़े ग्रेन है, जैसे रोलर के संपर्क में आते हैं ये ग्रेन्स आपके खिंचने लगते हैं, तो खिंच रहे हैं ना, ये वाले ग्रेन खिंच रहे हैं, लंबे हो गए, खिंच गए, और संपर्क में आते हैं, यहां से यहां जाते हैं, देखो ये छोटे छोटे रूप में टूट गए, टूट गए छोटे रूप में, और प्रेशर लगा तो और टूट गए। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, ये वाले ग्रेन के देखो और इन वाले ग्रेन्स को देखो, छोटे हुए ना, बड़े ग्रेन से छोटे ग्रेन फॉर्म हो गए, जब प्रेशर लगा दबाए तो न्यू क्रिस्टल फॉर्म हो, उसको बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। मैकेनिकल में जब भी फॉर्मिंग की बात हो और जब भी ये टर्म आए रिक्रिस्टलाइजेशन, तो याद रखना, आपको ये बताना है कि जब भी किसी भी बॉडी पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे या फिर किसी भी पार्ट पे हम उसको फोर्स लगाते हैं, तो उसमें उसके अंदर के क्रिस्टल्स चेंज होते हैं, और जब भी कभी नए क्रिस्टल फॉर्म हो तो वो बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। ये अभी आपने शायद पढ़ा होगा या पढ़ने वाले होंगे, जब भी आप उसको पढ़ेंगे, आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ेंगे, तो और चीजें, यही चीज वहां पे आएगी। ठीक है, तो पुराने क्रिस्टल, बड़े क्रिस्टल, छोटे क्रिस्टल फॉर्म होना, रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब ये हॉट है ठंडा है, ये मैटर करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कल के फॉर्मिंग वाले प्रोसेस थे ना, ये रोलिंग में देखो, यही चीज रोलिंग में होगी, यहां से गया, तो यहाँ के जो बड़े बड़े, एक सेकेंड, इसका साइज चेंज करना पड़ेगा, इसका कलर हम कर लेते हैं ब्लू कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो बड़े बड़े क्रिस्टल थे यहाँ के, यहाँ जाके छोटे छोटे क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएंगे, सर अभी दिख नहीं रहा है ये, इसको कर देते हैं ग्रीन, आप शायद दिखे। वैसे ही इसमें देखो, फोर्जिंग में अपन प्रेस करते थे ना, लोहा जो करते हैं वो फोर्जिंग ही करते हैं, फोर्जिंग करते हैं ना, वो हथौड़े से मारते हैं, ये मान लेते हथौड़ी है, ये हथौड़ा ही है, किसी भी आयरन को मारते हैं तो इसकी चीजें छोटी छोटी हो जाती हैं। उसी तरह इसमें देखो, ये बड़े बड़े ग्रेन्स जो थे, आगे चल के छोटे छोटे ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, नए क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है, उसको बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। इसके वीडियो बहुत कम है, एक छोटा सा वीडियो मिला है, इस वीडियो में आप देखना कि इनके कलर चेंज होते जाएंगे। इस वीडियो में देखना, कलर, मान लो ये कुछ रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, इसमें धीरे धीरे सारा कलर चेंज होगा, राइट। ये रिक्रिस्टलाइजेशन हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाएंगे, तो छोटे 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 क्रिस्टल बन रहे हैं, देखो ये देखो, बड़े क्रिस्टल से छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन रहे हैं, दिख रहा है। ये पहले बड़ा क्रिस्टल था इतना बड़ा, ये बड़ा क्रिस्टल है, टूट के तो छोटे 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 बन रहे हैं, ये रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। ये बहुत रेयर वीडियो मिला था, ये देखिए, ये छोटे छोटे क्रिस्टल फॉर्म हो रहे हैं, ये फॉर्म हो रहा है, ये नए क्रिस्टल फॉर्म है, क्या प्रेशर फोर्स लग रहा है जिसके कारण नए क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये वैसे ही है, अगर गन्ने को दो रोलर के बीच से निकालो तो गन्ने के अंदर जो रेशे होते हैं, गन्ने के अंदर रेशे होते हैं ऐसे ऐसे बड़े बड़े, उनमें जो भी मटेरियल होता है वो खींच के लंबा हो जाता है, और वो अल्टीमेटली पूरा बिखर जाते हैं फाइबर्स उसके। ठीक है, गन्ने की बात आई तो याद रखना, गन्ना एक बहुत अच्छा सोर्स है जिससे बनता है गुड़,
और गुड़ शक्कर से कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है। एज अ अल्टरनेटिव गुड़ को हम शक्कर की जगह यूज करना चाहिए हमको, क्योंकि शक्कर में आपके जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो अफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। एक इस आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक शुगर पेशेंट को शक्कर नहीं खा सकता है, लेकिन गुड़ आराम से खा सकता है एक लिमिटेड मात्रा में। गुड़ आपके लिए फायदेमंद होता है, डाइजेशन को स्ट्रांग करता है। ये बात की बात है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेन ग्रोथ क्या होता है? ग्रेन ग्रोथ, अब वही चीज, अगर हम कोई चीज गरम मान ली गरम रॉड है, गरम रॉड को हम उसको गरम कर रहे हैं, मान ली एक रॉड को हम गरम कर रहे हैं, राइट? तो उसके अंदर के जो जो पार्टिकल्स होंगे, जो ग्रेन्स होंगे, वो बड़े होंगे ना। पहले आप ये पहला वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, मान लेते हैं कि ये एक मटेरियल लोहे का है, इसके अंदर ग्रेन्स दानों से बन के एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है? और जैसे इसको हम गर्म करेंगे, इसके दाने क्या होंगे? फूलने लगेंगे, ऐसे फूलने लगेंगे, बड़े होने लगेंगे। बड़े होंगे तो अल्टीमेटली एक टाइम के बाद टूट भी जाएंगे, उस नए क्रिस्टल फॉर्म कर सकते हैं। जो रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ है ना, वो इसी कारण से हुआ है, ग्रेन ग्रोथ, राइट? तब ग्रेन ग्रोथ क्या है? एक छोटा सा, जब भी कभी किसी ऑब्जेक्ट में, किसी पार्ट में उसके ग्रेन्स बढ़े, साइज बड़ा होने लगे, किसी भी फोर्स के कारण, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के कारण, किसी भी प्रोसेसिंग के कारण, वो कहलाता है ग्रेन ग्रोथ। ग्रेन ग्रोथ ये वैसा ही है कि आपने एक कटोरे में चने रखे, चने में पानी डाल दिया, तो चने इतने से रहते हैं कि फूल के इतने हो जाते हैं ना। वैसे ही समझ लीजिए, एक मटेरियल चाहे लोहा, स्टील, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, उसको गर्म करेंगे तो उसके ग्रेन फूलेंगे, अपना साइज चेंज करेंगे, ठीक है? और ये मान लेते हैं किसी एलिमेंट का बॉडी है, ग्रेन्स है, और गर्म करेंगे, साइज तो चेंज हो रहा है, ग्रेन का ग्रोथ हो रहा है, राइट? साइज बड़ा हो रहा है उनका, ये कहलाता है ग्रेन ग्रोथ। चने का एग्जाम्पल याद रखिएगा। किसी भी चीज को फुलाते हैं और पानी डालते हैं तो फूल के बड़े हो जाते हैं। वही चीज अगर आप बात करें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, उसमें कभी भी किसी चीज को गर्म करते हैं, उसका ग्रेन्स बढ़ जाते हैं, प्रेशर लगाते हैं तो ग्रेन्स का साइज बढ़ जाता है, राइट? ये था ग्रेन ग्रोथ। रिक्रिस्टलाइजेशन ग्रेन ग्रोथ तो कभी मिक्स मत करना। रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब होता है रिक्रिस्टलाइजेशन, हिंदी में एक शब्द होता है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, उस शब्द को रिक्रिस्टलाइजेशन को तोड़ेंगे तो रिक्रिस्टलाइजेशन, जब क्रिस्टल्स क्रिस्टलाइज दोबारा होने लगे, उसको बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। तो रिक्रिस्टलाइजेशन, बड़े मटेरियल, बड़े ग्रेन्स छोटे छोटे ग्रेन्स में फॉर्म होने लगते हैं, नए क्रिस्टल फॉर्म होने लगते हैं, लेकिन ग्रेन ग्रोथ में वही क्रिस्टल्स बड़े होने लगते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेन ग्रोथ। अगला टर्म स्ट्रेन हार्डनिंग, सबसे आसान, सबसे आसान। अब आप सोच लीजिए, ये पेन है, चलिए एग्जाम्पल के लिए आता मान लीजिए, आपने अपने हाथ को यहां से पकड़ा और यहां से पकड़ा और खींचने लगी, तो क्या होगा? मान लीजिए ये आपका हाथ है, डायग्राम पे ज्यादा ज्यादा मत जाइएगा, ये हाथ है, हाथ को आपने खींचा, यहां यहां से फोर्स लगाया और यहां से फोर्स लगाया, आपका ये वाला एरिया देखिएगा, ये वाला एरिया पहले 10 सेंटीमीटर का था, वो बड़ा होके 15 का हो जाएगा, ठीक है? और इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई जो है, ये पतली पतली होती जाएगी कुछ देर बाद, और पतली हो जाएगी, और पतली हो जाएगी, है ना? एक टाइम के बाद ये टूट जाएगी। जब भी आपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है? यही तो होता है। अगर ये बॉक्स लिया, मान लीजिए कोई एलिमेंट है, कोई मटेरियल है, इसको अपन खींच रहे हैं, यहां से खींच रहे हैं, यहां से खींच रहे हैं, इसकी लंबाई बढ़ रही है, एक पॉइंट आता है हार्डनिंग का, एक पॉइंट आता है हार्डनिंग का। उसमें क्या होता है समझिए, पहले खिंचता है, ये आप इसको देखो कंफ्यूज होगी, आप इस तरह समझिए। पहले आप, आपके पास एक ऐसा एक एलिमेंट है,
डायग्राम थोड़ा सा देखिए, सिर्फ समझिएगा। मान लीजिए आपके पास एक ऐसी छोटी सी रॉड है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी, 10, 10 सेंटीमीटर मिलीमीटर, जो करना हो कर लीजिए, 10 मान लेते हैं। हमने एक फोर्स लगाया यहाँ पे, एक फोर्स लगाया यहाँ पे, खींच रहे हैं उसको पकड़ के ऐसे। एक एक समय के बाद जब तक ये इलास्टिक रेंज में है, इलास्टिक रेंज मतलब होती है वो रेंज जिसमें अगर फोर्स लग रहा है और उसको छोड़ दे तो वापस उसी शेप में आ जाए। मतलब जैसे ये एक मटेरियल है, अगर हम बोल रहे हैं कि इलास्टिक रेंज मतलब ये 10 मान लेते हैं 10 किलो न्यूटन, अगर हम 10 किलो न्यूटन तक का फोर्स लगा रहे हैं और फिर छोड़ रहे हैं तो वापस अपने शेप में आ जाएगा। तो जिस फोर्स तक, जिस मैक्सिमम लिमिट तक वो खिंच जाए लेकिन वापस उसी शेप में आ जाए, उसको बोलते हैं इलास्टिक रेंज। तो लेकिन इलास्टिक रेंज के बाद क्या रेंज आती है, प्लास्टिक रेंज। ये आपने, ये कहाँ से आ रही है ये चीज, इलास्टिक रेंज प्लास्टिक रेंज कहाँ से आ रही है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से आ रही है, आपने पढ़ा होगा, राइट। फिर भी आप चाहें तो उसको मैं रिवाइज कर सकता हूँ एक बार, एक हल्का सा रिवीजन दे सकता हूँ उसका भी, ताकि ये चीज और थोड़ा क्लियर हो जाएंगे। मैं कर देता हूँ, समझा ही देता हूँ, 2 मिनट लगेगा, समझिए। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम ये एक ऐसा डायग्राम है जिसमें हम ये जानते हैं कि एक मटेरियल को अगर हम खींच रहे हैं तो वो मटेरियल कितने देर बाद टूट जाएगा। उसके खींचने से लेकर टूटने तक में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, राइट। इसके लिए सबसे पहले आप ये देखिए, एक ही डायग्राम होता है ऐसा, ये डायग्राम। हम ये मान लेते हैं कि ये एक बॉडी है जिसको हम खींच रहे हैं, यहां से यहां खींच रहे हैं, ठीक है। इसकी लंबाई अगर 10 है, अभी फिलहाल इस पूरे की लंबाई 10 है, हम खींच रहे हैं इसको। ये कहलाएगी लिमिट, इलास्टिक लिमिट, मतलब वो लिमिट जिस तक खींचने पे ये वापस उसी शेप में वापस आ जाएगा, उसको बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। तो हम फोर्स लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, इसकी लंबाई कितनी खिंच गई, यहाँ पे मान लेते हैं इसकी लंबाई हो गई 11, खींच के 11 हो गई। लेकिन इसके बाद इस पॉइंट पर अगर इसको छोड़ देंगे तो वापस ये अपने 10 के साइज में आ जाएगा। लेकिन जैसे हम उसका फोर्स और लगाएंगे इसमें, और फोर्स लगा रहे हैं, 10 तक लगाया, छोड़ दिया, वापस शेप में आया। जैसे जैसे हमने 11 12 लगाया, ये प्लास्टिक रेंज में घुस गया। ये पूरी रेंज कहलाएगी प्लास्टिक रेंज, ठीक है। ये कहलाता है अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट। ये मैक्सिमम पॉइंट है जहां तक वो किसी फोर्स को बर्दाश्त कर सकता है। जैसे मतलब मैं अपना एग्जांपल लूं, अगर मुझे कोई यहां से पकड़े, मेरे पैर से पकड़े और मुझे खींचे, ठीक है। अब खींचने के बाद मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, कर रहा हूं, कर रहा हूं, कर रहा हूं, मैं खिंचता भी जा रहा हूं, खिंचता भी जा रहा हूं, मतलब मैं यहां से लेके यहां तक पहुंच गया। इस पॉइंट पे जैसे मैं पहुंचू, मैं बोल दूंगा बस, इसके आगे तुमने हमें खींचा तो हम कहीं ना कहीं से क्रैक कर जाएंगे, ठीक। वो लिमिट कहलाती है अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट हो गया, राइट। उसके बाद धीरे 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 वो टूटने लगता है। इसको, इस डायग्राम समझिए, ये डायग्राम, हमने इसे फोर्स लगाया, यहां फोर्स लगाया, यहां फोर्स लगाया, ये खिंच के इतना लंबा हो गया। हमने और फोर्स लगाया इस पे, ये खिंच के और लंबा हो गया। ये मान लेते हैं ये इसका अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट आ गया कि भैया इसके बाद हम नहीं खींचेंगे। इसके बाद क्या होगा, ये मान लेते हैं ऐसा कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, मान लीजिए तो खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, इसके अंदर धागे जो हैं, थ्रेड जो है वो पास आएंगे ना ऐसे से, और जब बिल्कुल पास आ जाएंगे, खींच रहे हैं इसको,
खींचा, ठीक है। जब बिल्कुल पास आ जाएंगे, जब बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे, बिल्कुल टाइट हो जाएगा, तब उसका पॉइंट कहलाएगा अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट। और इस पॉइंट पे क्या होगा, ये इतने प्रेशर में रहेंगे, इतने प्रेशर में रहेंगे कि वो छूने से टूट जाएंगे। उस पॉइंट पे, वो पॉइंट जिसमें सारे इंटरनल थ्रेड एक्सट्रीम टेंशन में हो, वो कहलाता है स्ट्रेन हार्डनिंग। बिल्कुल टाइट हो जाएगा। जैसे अगर आप इसी कपड़े को लें, इसको अपन खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, और खींच रहे हैं, और खींच रहे हैं, और खींच गया, राइट। इस पॉइंट पे अगर तुम इसको यहां पे छुओगे तो बहुत टाइट दिखेगा, बहुत ठोस दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि इसके अंदर के जो धागे हैं वो नजदीक आते जा रहे हैं, नजदीक आते जा रहे हैं, नजदीक आ, देखो ऐसे मान लेते हैं इसके अंदर के धागे ये हैं, तो ये खींचने पे और नजदीक आ रहे हैं, एक पॉइंट का बिल्कुल नजदीक आ गए, टच करेंगे तो लगेगा बहुत टाइट है। तो हार्ड ये पॉइंट कहलाता है स्ट्रेन हार्डनिंग। इतना स्ट्रेन हो गया, बिल्कुल हार्ड हो गया वो, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, और खींचेंगे तो पहले ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा, अल्टीमेटली वो मटेरियल टूट जाएगा, ठीक है। ये कहलाती है स्ट्रेन हार्डनिंग। ये स्ट्रेन हार्डनिंग कब होती है? जब किसी ऑब्जेक्ट पे मैक्सिमम फोर्स लग जाता है, मैक्सिमम प्रेशर फोर्स लग जाता है, जिसके कारण वो अपनी लिमिट तक पहुंच जाता है कि उसके बाद हम टूट जाएंगे। वो कहलाते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग, हार्ड हो जाता है वो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इसी को देखो, अगर ये रॉड इस रोलर के बीच से जा रही है और जाके पतली हो गई, मतलब इतनी मोटी रॉड इतनी पतली हो गई, ठीक है। अगर इसमें और खींचेंगे टूट जाएगा, क्योंकि हमने इतने मोटी रॉड को इतना छोटा रॉड कर दिया है, प्लेट को कर दिया है। आप इसको और दबाएंगे तो टूट जाएगी। ये मैक्सिमम लिमिट है, स्ट्रेन हार्डनिंग हो गई, प्रेशर लगाने का इसमें स्ट्रेन जनरेट हुआ, हार्डन हो गया सरफेस, ठीक है। ये कहलाती है स्ट्रेन हार्डनिंग, ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम में आप क्लियरली देखो इसको, हम 1 मिनट तक कुछ नहीं बोलेंगे, आप सिर्फ इतना देखिए इसमें हो क्या रहा है। जैसे जैसे ये डायग्राम, ये मटेरियल खींच रहा है, वैसे वैसे ग्राफ बनेगा। तब दोबारा चालू और देखेगा, यहां से खींच रहा है, खींच रहा है, इलास्टिक लिमिट में है, फिर प्लास्टिक लिमिट में घुस जाएगा, यहाँ यील्डिंग हुआ, और ये जो पॉइंट आ रहा है स्ट्रेन हार्डनिंग हो रही है इसमें, ये पॉइंट जो है स्ट्रेन हार्डनिंग का है, ये पहुंच गया डी पे, अल्टीमेट पॉइंट पहुंच गया। अल्टीमेट पॉइंट के बाद आप देख पा रहे हो नेकिंग होती है, नेकिंग। हम अब किसी चीज को खींचते हैं तो अल्टीमेट एक गर्दन जैसा शेप बनता है। मान लेते हैं हम इस रॉड को किसी से खींचेंगे तो पतली, मतलब सॉरी, इतनी बड़ी रॉड है कोई, वो धीरे धीरे पतली होती जाएगी, और पतली होती जाएगी, अल्टीमेटली ये गर्दन जैसी बन जाता है। देखो ये खींच रही है, ये खींच रही है और खींचेगी, खींचते 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 ईल्डिंग आ गई, यहाँ ईल्डिंग आ गई। अब इस पॉइंट से यहाँ तक स्ट्रेन हार्डनिंग हो रही है, हार्डनिंग आ गया। अब देखो नेकिंग, ये कहलाता है, ये कहलाती है नेकिंग। जब गर्दन सुराही ऐसा गर्दन बनने लगती है ना, उसको नेकिंग बोलते हैं, ठीक है। इस डायग्राम फिर देखिए आप, हार्डनिंग हुआ, हार्डनिंग के बाद यूटीएम पहुंच गया, यूटीपी पहुंच गया, अब नेकिंग चालू हो गई। हार्डनिंग यूटीपी मतलब अल्टीमेट टेंसाइल पॉइंट पहुंचने के बाद नेकिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब टूटना चालू हो जाता है मटेरियल का, ठीक है। हार्डनिंग, ये हार्डनिंग मैक्सिमम जहां पहुंच गई, नेकिंग आ गई, राइट। तो ये है स्ट्रेन हार्डनिंग। और ये डायग्राम क्या बता रहा है? स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, डक्टाइल मटेरियल के लिए, वो मटेरियल जो खींच सकते हैं, जो रॉड के फॉर्म में बन सकते हैं। अच्छा स्पेलिंग गलत लिखी है उसमें ना, स्पेलिंग गलत है स्ट्रेन हार्डनिंग की, ठीक है। अब लास्ट में आता है अपना हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग। कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, समझिए, हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग। जब भी हम किसी चीज को गर्म करके उसमें कोई भी काम करें, वो हॉट वर्किंग। जैसे वही एग्जांपल, अगर हम गन्ने को मशीन में डाल रहे हैं तो ठंडा है अभी वो, उसमें कुछ ना कुछ काम हो रहा है, वो कोल्ड वर्किंग। अगर वही गन्ने को गर्म करके मशीन में डालेंगे तो हॉट वर्किंग हो जाएगी। मतलब किसी भी चीज को गर्म करने के बाद उसमें कोई भी प्रोसेस करें,
हॉट वर्किंग। अगर किसी भी चीज को ठंडा करके कोई भी प्रोसेस करें वो कोल्ड वर्किंग। सिंपल। जैसे मतलब गर्म रॉड को प्रोसेस करेंगे, रोलर के बीच से निकालेंगे, हॉट वर्किंग। वही चीज अगर हम रोलर को पानी से निकालते हुए रोलर के बीच से निकालें तो कोल्ड वर्किंग है। हॉट वर्किंग देखो, अगर हम एग्जांपल लें कोल्ड रोलिंग का, एक वर्क पीस आता है, रोलर के बीच से निकलता है, उसमें कुछ काम हो जाता है। ये अगर रॉड गर्म है, हॉट वर्किंग। इस रॉड को अगर ठंडा करके निकालते हैं तो कोल्ड वर्किंग। सिंपल चीज। ये देखो, किसी भी चीज पे कोई भी काम अगर उसको गर्म करके कर रहे हैं तो वो कहलाती है हॉट वर्किंग। ये क्या कर रहे हैं? कौन सा प्रोसेस है? फोर्जिंग। यस, फोर्जिंग है, लोहार यही करते हैं। ठीक है। ऐसे ही एक और प्रोसेस, किसी भी चीज में, किसी भी गर्म मेटल पे कोई काम होता है वो हॉट वर्किंग होती है। हॉट गर्म, ये बेल्ट में जा रहा है, कुछ ना कुछ प्रोसेस होने वाला होगा इसमें, ये हॉट वर्किंग। वही बात करें अगर हम कोल्ड वर्किंग की, तो किसी भी चीज में ठंडा करके उसको प्रोसेस करना। एक वर्ड यहाँ पे यूज होगा, हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग। जब भी कभी हम किसी मटेरियल पे बिलो, सॉरी, एबव एबव रिक्रिस्टलाइजेशन, अगर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर अगर कोई मेटल है, अगर किसी मटेरियल का टेम्परेचर उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर है तो वो कहलाएगी हॉट वर्किंग टेक्निकली। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइज क्रिस्टल फॉर्म होना चालू हो जाते हैं। ठीक है। और क्रिस्टल फॉर्म होते कब? जब बड़े क्रिस्टल छोटे छोटे क्रिस्टल में टूटने लगते हैं। और कब टूटते हैं? जब मटेरियल गर्म होता है। मटेरियल गर्म, अगर क्रिस्टल को तोड़ने लायक का टेम्परेचर है तो वो कहलाएगा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो अगर कोई मटेरियल रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर है और उस पर कुछ काम हो रहा है तो वो हॉट वर्किंग। अगर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम है तो कहलाएगी कोल्ड वर्किंग। ध्यान रखिए, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप अगर आप गर्मियों में खड़े हैं और आपको इन रोलर के पीछे निकाल दिया जाए तो वो हॉट वर्किंग है। और अगर आप ठंडियों में खड़े हैं और नहा धो के आए ठंडे ठंडे और फिर आप पे काम हो जाए तो कोल्ड वर्किंग है। ठीक है। ये चीज है कोल्ड वर्किंग में। आप देखो, कोल्ड वर्किंग में कोल्ड वर्किंग में एक शीट, ये शीट जो है इसको गर्म नहीं करते हैं, जैसी आती वैसे ही काम करते हैं इसको। इस शीट में रोलर चल रहे हैं, इसमें जो भी काम करना है, पतला करना है, लंबा करना है, आकार देना है, जो भी वर्क चलना है, इसमें काम चल रहा है, इस शीट पे काम चल रहा है। लेकिन ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? कोल्ड वर्किंग। इसको अपन ने गर्म नहीं किया है किसी तरीके से, राइट। ये कोल्ड वर्किंग, और कोल्ड वर्किंग को और अच्छा करने के लिए पानी सप्लाई करते हैं। पानी मतलब नहीं, सॉरी, इसको बोलते हैं लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट, ताकि और कोल्ड हो जाए और अपने कौन सा टेम्परेचर, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम हो जाए। ये देखो, तो ये सप्लाई, ये मटेरियल है, ये क्या लुब्रिकेंट है ये वाला, ताकि आराम से वर्क हो सके। तो जब भी कभी री, तो डिफरेंस क्या होगा? हॉट वर्किंग में रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर वाला होता है मटेरियल, उस टेम्परेचर पे रहता है। और कोल्ड वर्किंग में मटेरियल रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम पे रहता है। ठीक है। हर मटेरियल का टेम्परेचर अलग अलग होता है। ये डिफरेंस होता है कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग। तो आज हमने क्या देखा? अभी तक हमने जान लिया मेटल फॉर्मिंग क्या होती है, हमने जान लिया बल्क एंड शीट मेटल फॉर्मिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ बल्क फॉर्मिंग देखिए, टर्मिनोलॉजीज हमने देखी कौन कौन सी यूज होती है मेटल फॉर्मिंग में। मेटल फॉर्मिंग में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं? इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर,
राइट। और हमने लास्ट में क्या देखा, ग्रेन ग्रोथ, ग्रेन ग्रोथ मतलब ग्रेन गर्म नहीं होते वो चीज। आखिरी में क्या देखा, हॉट एंड कोल्ड वर्किंग। सबसे आसान चैप्टर, आगे आने वाले चैप्टर तो और आसान, क्योंकि ये चीज अपन देखते हैं आम जीवन में, राइट। अगर हम आपसे पूछें हमारे घर में जो रोटी बनती है वो कौन सा प्रोसेस है, रोटी का बेलना, याद रखिएगा, रोटी का बेलना कोल्ड वर्किंग है, रोटी को सेकना उसके बाद की प्रोसेस क्या कहलाएगी, हॉट वर्किंग, आम भाषा में। ठीक है, उस पॉइंट पे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आप लोग भूल जाएं, लेकिन वही चीज जब हम किसी चीज ठंडे ठंडे तौर पे उसमें कुछ काम करते हैं वो कहलाएगी कोल्ड वर्किंग, और गर्म में करते हैं तो हॉट वर्किंग, राइट। ठीक है, तो फिर हम आज के लेक्चर को एंड करते हैं। असाइनमेंट्स आप लोग टाइम पे करें, अगले लेक्चर में हम असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, और हो सकता है हम इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के बारे में भी डिस्कस करें। तो मन लगा के पढ़िए, सेफ रहिए, और खूब सारा रिवीजन करिए, राइट। चलिए, थैंक यू।